तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग माइंड्स ऑनलाइन क्लासेस। तो हम आज नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं हमारा, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बेसिक आपने नॉलेज ले ली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो उसी नॉलेज को ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफी इंटरेस्ट आपका बना रहेगा क्योंकि बेसिक्स आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आगे जो है मूव करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि नाम ही बता रहा है, करंट के बारे में। अब करंट तो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। जैसे कि आप अक्सर देखते हो कि हमारे घर के छत से 5 वायर्स पास हो रही होती हैं। 5 वायर्स यहाँ से पास हो रही होती हैं। इनमें से जो 3 वायर्स हैं, ये वाली और ये वाली, इन वायर्स को हम बोलते हैं लाइव वायर्स। यानी कि जिस घर में 1 फेज कनेक्शन है उसको एक वायर मिल जाएगी, जिसके अंदर 2 फेज कनेक्शन है उसको एक तो मिलेगी, दूसरी भी मिल जाएगी। जिस फैक्ट्री में या किसी घर में ज्यादा एसी एयर कंडीशंस लगे हैं उनको 3 फेज का कनेक्शन मिल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में से ये फेज कनेक्शन दिए जाते हैं कि अगर किसी को कम करंट की जरूरत है तो उसको 1 फेज कनेक्शन दे दो, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको 2 फेज, जिसको और भी ज्यादा जरूरत है तो उसको 3 फेज कनेक्शन। तो ये 3 वायर्स जो हैं ये करंट ही कैरी करके चलती हैं। ठीक है, और आपके घर तक इस माध्यम से बिजली जो है वो आपको मिलती है। और जो 4th वायर है ये वाली, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर। ये क्या है? ये न्यूट्रल वायर है। ये भी लाइव वायर है, ये भी लाइव वायर है, और ये क्या है? न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर का काम क्या है? न्यूट्रल वायर का काम है कि बेसिकली हम जानते हैं कि अगर करंट को मूव करवाना है, अगर चार्ज मूव करेगा तो हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा। तो ये एक बेसिकली न्यूट्रल वायर है। ठीक है, ताकि पोटेंशियल क्रिएट हो सके। इसकी पोटेंशियल हायर है, यहाँ से चार्ज निकलेगा, हायर से लोअर की तरफ जाएगा, तो ये मूव करता रहता है। इस तरह से एक न्यूट्रल वायर की भी जरूरत पड़ती है जिसकी पोटेंशियल 0 है, ताकि करंट मूव करता रहे अच्छे खासे तरीके से। और लास्ट जो हमारे पास होती है ये वायर होती है स्ट्रीट लाइट के लिए। ठीक है, जो हमारे घर के बाहर स्ट्रीट लाइट लगी है उसको चलाने के लिए ये वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे 5 वायर्स की जो है डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये 5 वायर्स का काम एक ही है, करंट को कैरी करके जाना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि करंट है क्या? व्हाट इज करंट? करंट के बारे में हम क्या जानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो एक बात ये क्लियर हो चुकी है कि करंट हर तरह के अप्लायंसेस को चलाने के काम आता है। चाहे वो पक्का है, चाहे वो एसी है, चाहे वो फ्रिज है, जो भी आपके जिंदगी में जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज करते हो, मोबाइल फोन को चार्ज करना, ये सभी में क्या जरूरत पड़ती है? करंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब करंट होता क्या है? सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। स्टार्टिंग कर रहे हैं हम अपने आज के लेक्चर की विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, कि व्हाट इज करंट। करंट होता क्या है? अब देखिए, करंट के बारे में अगर हम नॉलेज लेना चाहें तो करंट का बेसिक जो मतलब है वो है चार्ज को फ्लो करवाना। जब किसी वायर में से चार्ज फ्लो करना शुरू करता है तो वो चार्ज कितना ज्यादा फ्लो कर रहा है, कितने समय में फ्लो करेगा, कितना समय ले रहा है फ्लो करने में, ये सभी बातें मिलके क्या डिस्कस करती हैं? करंट को बनाती हैं। ठीक है, कि एक वायर में से जब चार्ज फ्लो करता है, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलना चाहूं तो ये बोलूंगा कि किसी वायर में से चार्ज का फ्लो होना क्या होता है? करंट कहलाया जाता है। तो करंट के बारे में हम क्या जानते हैं? करंट होता है टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। कितने समय में कितने चार्ज का फ्लो होना, कितने समय में कितने चार्ज का फ्लो होना, उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम करंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो यही करंट जो है वो शॉक भी पैदा करता है, यही करंट जो है वो हीट भी पैदा करता है और लाइट भी पैदा करता है। सो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। किसी वायर में से, जैसे ये वायर है, तो इस वायर में कितना चार्ज फ्लो कर गया, कितने समय में, कितना चार्ज मतलब क्यू, कितने समय में मतलब टी। तो चार्ज और समय दोनों मिलाकर क्या पैदा करते हैं? करंट पैदा करते हैं। जो करंट है उसका सिंबल क्या है? करंट को हम रिकॉग्नाइज करते हैं विद द सिंबल आई, विद द सिंबल आई। तो करंट किसके बराबर हुआ? कितना चार्ज, लेट वी से dq,
कितना टाइम, दैट इज dt. सो वी कैन से दैट कि करंट किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू dq बाय dt. अगर इसको और बढ़ाना हो और अच्छे तरीके से लिखना हो तो dq को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू i dt. अगर इनको इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू i इंटू टी. सो वी कैन से दैट कि करंट जो है वो किसके बराबर होगा, चार्ज पर यूनिट टाइम के बराबर होगा. क्या है मतलब, कितना चार्ज कितने समय में फ्लो कर गया. अगर बहुत ज्यादा चार्ज था और उसने फ्लो करने में बहुत कम समय लिया, जितना समय कम होगा उतना करंट ज्यादा होगा, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना करंट भी ज्यादा होगा. यानी कि करंट दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना चार्ज और कितने समय में फ्लो करके गया है. ठीक है, तो ये दोनों बातों का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, करंट का एक कंसेप्ट बनाता है. इस कॉम्बिनेशन को हम करंट का नाम बोलते हैं. अब क्यू के बारे में हम जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सीख के आए थे कि जो क्यू होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एन इंटू ई. तो एक फॉर्मूला और भी बन सकता है, अगर कभी चार्ज ना दिया हो और करंट पूछा हो तो उसकी बजाय फॉर्मूला क्या लग सकता है, क्यू को हम क्या बोल सकते हैं, एन ई बाई टी. ठीक है, ये भी बन सकता है. हम एक बात और भी जानते हैं कि अब समय की बात हो रही है कि कितने समय में करंट फ्लो हो रहा है. दैट मीन्स कि जब चार्ज मूव कर रहा है तो वो कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, क्योंकि समय इंट्रोड्यूस होगा तो फ्रिक्वेंसी तो आएगी, कारण रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी. फ्रिक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल. ठीक है, 1/t किसके बराबर होता है, न्यू के बराबर होता है. तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एन ई इंटू न्यू. ठीक है, ये भी क्या डेफिनेशन बनी, करंट की ही डेफिनेशन बनी है. ओके, तो ये सारे के सारे फॉर्मूला हैं करंट को लेकर. अगर बाई चांस किसी केस में करंट सर्कल में मूव करने लग जाए, जैसे एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ऐसी मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी वायर में मूव कर रहा है, ये चार्ज है किसी वायर में मूव कर रहा है और उस वायर का जो रेडियस है, सर्कल वायर है, सर्कुलर वायर है, और उस वायर का रेडियस कितना है, आर. उसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से मूव कर रहा है. हमसे पूछा जाए कि करंट किसके बराबर होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस इसका कितना, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर बाई टी. तो ये टी हम फाइंड आउट कर लेंगे, टी किसके बराबर आएगा, 2 पाई आर बाई वी. तो हम बोल सकते हैं कि अगर इसमें वैल्यू पुट करें इसी रिलेशन में तो करंट का एक और फॉर्मूला भी बन जाएगा, I इक्वल टू क्यू. टी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2 पाई आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू क्यू वी बाई 2 पाई आर. ये किस केस में होगा, जिस केस में सर्कल की बात की जाएगी. अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर में मूव कर रहा है और बोला जाए कि रेडियस पता है, उसकी वेलोसिटी पता है, बताइए करंट कितना होगा, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके पता कर सकते हैं. सिंपल केसेस, चार्ज दिया है, टाइम दिया है, करंट पता करना है, वो तो हम जानते हैं, तो ये फॉर्मूलाज हम अप्लाई कर सकते हैं. तो ये है नंबर ऑफ फॉर्मूलाज करंट के रिलेटेड, मतलब कि एक दूसरे को ही एडजस्टमेंट करके हम कई तरह के फॉर्मूलाज करंट के बना सकते हैं. लेकिन जो मेन मकसद है वो यही है कि कितने समय में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसे हम करंट फ्लो कैसे करता है. तो मान लीजिए मेरे पास एक मूविंग बेल्ट है, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ बेल्ट, जो दो रोटेटरी के साथ अटैच है, दो पुलीज हैं, उनके साथ हमने एक बेल्ट जो है कन्वेयर बेल्ट वो ज्वाइन की हुई है. ये हमने एक कन्वेयर बेल्ट जो है वो ज्वाइन कर दी दो रोटेटरीज के साथ. ठीक है, अब इस कन्वेयर बेल्ट की क्या खासियत है, ये अब क्या हो रही है, ये जो कन्वेयर बेल्ट है ये रोटेट हो रही है, दिस इज रोटेटिंग. अब इस कन्वेयर बेल्ट के लगातार रोटेट होने के पीछे क्या कारण है, कि मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी है, मैंने उसको कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखा हुआ है, मैं चाहता हूं ये बॉडी लगातार मूव करती रहे, तो उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, दो बातें इंपॉर्टेंट है. पहली
कि मान लीजिए अगर जिस हेल्प से ये कन्वेयर बेल्ट मूव कर रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कन्वेयर बेल्ट मूव कैसे कर रही है। डेफिनेटली बात है कि हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास ये पुली है तो इसके साथ मैं क्या लगा दूंगा, एक मोटर लगा दूंगा। मोटर रोटेट होगी, इसको मूव करवाएगी, तो ऑब्वियसली बात है दूसरी वाली ऑटोमेटिकली रोटेट होगी और कन्वेयर बेल्ट लगातार मूव करती रहेगी। तो एक तो इसके लिए ये जरूरी है कि मोटर जो है वो लगातार मूव करती रहे। दूसरा कि जो ये बेल्ट है ये कभी भी ब्रेक ना हो। इस बॉडी के लगातार कन्वेयर बेल्ट के मूव होने के पीछे क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो लगातार एक सप्लाई जो इस रोटेटरी को रोटेट करते रहे और कन्वेयर बेल्ट इसकी मदद से मूव करती रहे। दूसरा कि कन्वेयर बेल्ट बीच में से ब्रेक ना हो। जैसे साइकिल की चेन होती है कि लगातार अगर साइकिल को मूव करवाना है, चेन को मूव करवाना है, तो एक तो सबसे पहले पैडल लगातार मूव करते रहिए, पैडल का मूव होना बहुत जरूरी है, और बीच में से चेन जो है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, अगर ये दोनों चीजें बरकरार रही, कन्वेयर बेल्ट का मूव होना और मोटर का लगातार चलते रहना, तो इस मदद से ये बॉडी जो है वो लगातार इस बेल्ट के ऊपर मूव करती रहेगी। अब यही कॉन्सेप्ट चार्ज के पीछे भी होता है कि मान लीजिए मैंने किसी फैन को ऑन करना है, मैंने किसी फैन को चार्ज प्रोवाइड करना है, या मैं ये बोल सकता हूं मैंने किसी फैन को करंट प्रोवाइड करना है, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। दो क्या क्या, सबसे पहले तो दो वायर्स, जैसे ये फैन है, ये मेरे पास फैन है एक, इस फैन को ऑन करने के लिए, ये फैन को ऑन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहला कि इस फैन को ऑन करने के लिए दो वायर्स, ठीक है, दो वायर्स का काम क्या है, दो वायर्स कन्वेयर बेल्ट जैसा काम करेंगे। ठीक है, प्लस जो चार्ज जो ये फैन है जिसकी मदद से मूव करेगा, ठीक है, कंडक्टर, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, कि जिसकी मदद से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ, लेट वी से टेक द एग्जांपल ऑफ जनरेटर, कि मैंने क्या किया हुआ है, इस वायर को जनरेटर के साथ ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी वायर है, ये वायर हमारे पास है न्यूट्रल वायर। तो होना क्या है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। जो वायर जनरेटर के साथ ज्वाइंट है, जो वायर जनरेटर के साथ ज्वाइंट है उसके पास वोल्टेज कितनी है, 20। जो ये न्यूट्रल वायर है इसके पास वोल्टेज कितनी है, 0। तो करंट यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस फैन को रोटेट करवाएगा, मतलब इस फैन को चार्ज प्रोवाइड कराएगा, और किस तरफ चला जाएगा, न्यूट्रल वायर की तरफ चला जाएगा। अब एक प्रोसेस होने के बाद उस चार्ज को वापस एनर्जी चाहिए, उस चार्ज को वापस एनर्जी चाहिए इस वायर में आने के लिए। तो वो एनर्जी किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो एनर्जी जनरेटर के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। हम मोटर लगाएंगे, कंडक्टर लगाएंगे, जनरेटर लगाएंगे, ठीक है, वो इसको एनर्जी देगा, फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फिर फैन को मतलब कि चार्ज मिलता जाएगा, और फिर वो 0 वोल्ट की तरफ ऐसे हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव करते रहेंगे। सो करंट को मूव करवाने के लिए भी यही दो चीजें चाहिए जो इस कन्वेयर बेल्ट में चाहिए थी। एक कौन सी, जनरेटर जहां से बिजली पैदा होगी, दूसरी कौन सी, जिस रास्ते से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा, और वो रास्ता कौन सा है, वो रास्ता है दो वायर्स जो किसी भी अप्लायंसेस के साथ हम जोड़ते हैं। किसी बल्ब को ऑन करना है उसके साथ भी दो वायर्स लगाई जाएंगी। किसी भी बॉडी को ऑन करने के लिए हमेशा 2 वायर्स की तो जरूरत होती है, मिनिमम से मिनिमम, एक एक्चुअल वायर और एक दूसरी न्यूट्रल वायर। एक एक्चुअल वायर से जो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएगी, जो इलेक्ट्रॉन को रास्ता देगी आने के लिए, और न्यूट्रल जो इलेक्ट्रॉन को वापस एनर्जी प्रोवाइड कराएगी, यानी कि जनरेटर के पास भेजकर उसको री एनर्जाइज करेगी आगे फिर से उस फैन को ऑन करने के लिए। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट चाहिए, इस तरह से करंट जो है वो फ्लो करता रहता है लगातार। ठीक है, वायर की मतलब हम वायर कौन सी यूज करते हैं, हमेशा कंडक्टर यूज करते हैं, कारण क्योंकि कंडक्टर ही ऐसा है जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को रास्ता देगा। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर हमेशा करंट को ब्लॉक करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक करेंगे, वो रास्ता नहीं देंगे। कंडक्टर जो है वो हमेशा हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की टू मूव। ठीक, और दूसरी चीज जो है वो जहां से बिजली पैदा हो रही है, जनरेटर या वट एवर बी द मीडियम। दूसरी बात, दो तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं।
अगर मैंने क्या बोला कि अगर इसमें से जो वायर है वो ब्रेक हो जाए, कहने का मतलब कि कन्वेयर बेल्ट बीच में से टूट जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो वायर है ये क्या होगी, अब ओपन होगी। ये वायर क्या होगी, अब ओपन होगी, यहां से ओपन है। तो आप अब खुद सोचिए कि अगर ये वायर ओपन होगी या ये वायर बीच में से कट होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाएंगे? क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाएंगे? जवाब है नहीं। अगर कन्वेयर बेल्ट बीच में से टूट गई, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस इलेक्ट्रॉन को या इस बॉडी को मूव करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो मोटर और एक वायर का चलते रहना, मेंटेन होते रहना। अगर बीच में से टूट गई तो डेफिनेटली बात है कि ये बॉडी आगे मूव नहीं हो पाएगी। तो अगर ये बॉडी ना मूव कर पाई तो दैट मीन्स यही सेम सिस्टम इसमें भी होगा कि अगर एक वायर है बीच में से हम ब्रेक कर दें तो डेफिनेटली बात है इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स कि ये सर्किट क्या हो चुका है, अब ओपन हो चुका है। तो मैं क्या बताना चाहता था कि ओपन सर्किट, अगर मैं वर्ड बोलता हूं कि सर्किट ओपन है तो ओपन सर्किट का मतलब क्या है, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ओपन सर्किट का मतलब नो करंट विल फ्लो। और अगर मैं इस वायर को जोड़ दूं तो ये क्या बन गया, सारे का सारा क्लोज हो गया। ये वायर क्या होगी, क्लोज होगी। तो दैट मीन्स कि जब मैं ये बोलूंगा कि सर्किट क्लोज है तो सर्किट क्लोज का मतलब करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो ये दो पॉइंट्स, दो वर्ड्स हमेशा आपके माइंड में हो कि ओपन सर्किट मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्लोज सर्किट मतलब करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। और करंट को फ्लो करने के लिए क्या चीजें चाहिए, एक तो मेंटेन्ड सर्किट, एक अच्छा खासा सर्किट, और उस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने वाली, री एनर्जाइज करने वाली एक अच्छी खासी पोटेंशियल। वो किससे पैदा हो सकती है, जनरेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा। क्लियर है जी। तो ये इस तरह से जो है करंट वो हमेशा फ्लो करता रहेगा। नेक्स्ट जो बात हमारे पास आती है, यहां से मैं एक बात और भी बोल सकता हूं कि अगर इसका मतलब कि जितनी ये स्पीड ज्यादा होगी बेल्ट की उतना ये बॉडी ज्यादा मूव करेगी। दैट मीन्स कि जितना इस वायर ने इलेक्ट्रॉन को स्पीड के साथ लेकर जाएगा, जितना इस वायर में इलेक्ट्रॉन स्पीड के साथ मूव करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, करंट भी उतना ही ज्यादा पैदा होगा। कारण मोर स्पीड definitely it will take less time, that means less time means more current, more charge। ठीक है जी। तो जितनी स्पीड ज्यादा होगी करंट को फ्लो करवाने की उतना समय कम लगेगा, और समय कम लगने का मतलब क्या है, करंट भी ज्यादा पैदा होगा और उतना ही चार्ज भी ज्यादा क्रिएट होगा। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हम बार बार कह रहे हैं कि चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब हमें ये देखना है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अगर फ्लो करना दैट मीन्स डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम स्पेसिफिक डायरेक्शन, कि करंट की कोई ना कोई डायरेक्शन 100% होगी। सो वी हैव टू नो अबाउट कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, हमने करंट के बारे में सीख लिया, हमने करंट के यूनिट के बारे में सीख लिया, हमने उसका फॉर्मूला भी सीख लिया, हमने ये भी सीख लिया कि करंट फ्लो करता कैसे, उसको किस चीज की जरूरत है फ्लो होने के लिए। अब हम देखने जा रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब करंट की डायरेक्शन बेसिकली जो एक्चुअल में है, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। एक्चुअल में करंट जो है वो कहां से कहां मूव करता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है, ये मेरे पास एक सर्किट है जिसके साथ बल्ब लगाया हुआ है। अब इस सर्किट में मेरे पास दो टर्मिनल्स हैं बैटरी के, एक टर्मिनल है पॉजिटिव, एक टर्मिनल है नेगेटिव। तो करंट, हम क्या बोल रहे हैं कि करंट कहां से कहां फ्लो करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मतलब क्या है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, ये गया नेगेटिव और ये गया पॉजिटिव। तो इस डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन वाले करंट को
हम क्या नाम देते हैं, हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। पर यहाँ पे अगर हम इस डायरेक्शन को माने, एक्चुअल में ये डायरेक्शन अगर हम मान के चले कि वाकई में एक्चुअल में यही डायरेक्शन भी है और हम भी अपने आने वाले कॉन्सेप्ट्स में इसी डायरेक्शन का इस्तेमाल करें या इन्हीं न्यूमेरिकल्स में ऐसी डायरेक्शन का इस्तेमाल करें, तो हमारे बातें पिछले चैप्टर के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी गलत हो जाती है। क्या महसूस करोगे आप, गलत क्या महसूस करोगे? हमने पिछले चैप्टर में ये जो करंट का मूव करना है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव कर रहा है। तो आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसमें हमने एक बहुत बड़ी बात डिस्कस की थी चार्ज के रिलेटेड, कि जब चार्ज मूव करेगा तो 101% वो मूव कहां से कहां करता है, दैट इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज ने कहां से कहां मूव करना है, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना है। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, किसकी पोटेंशियल ज्यादा है, पॉजिटिव की कि नेगेटिव की? डेफिनेटली पॉजिटिव की पोटेंशियल हाई होगी और नेगेटिव की पोटेंशियल लो होगी। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि चार्ज कहां से कहां मूव कर रहा है, लोअर से हायर तक, विच इज डिफरेंट फ्रॉम आवर प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि ये हम मान के गए हैं, ये हमने हमेशा हर कॉन्सेप्ट के लिए सेम ही रखना है कि पोटेंशियल जब भी हम डिस्कस करते हैं तो यही कहेंगे कि हायर से लोअर है। ये हमारी खुद की डिसाइड की हुई साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन मतलब जो हमने खुद को माना हुआ है। तो डेफिनेटली जो पहले बात हमने डिस्कस की थी उससे एक्चुअल में जो ये करंट की डायरेक्शन हमारे सामने आ रही है, जो एक्चुअल में आ रही है, वो काफी डिफरेंट आ रही है। सो हियर देयर इज सम प्रॉब्लम विच वी हैव टू सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, हम इस डायरेक्शन को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। किसी भी न्यूमेरिकल के लिए हम ये नहीं मानेंगे कि करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। हम क्या बोलेंगे कि जो करंट है वो फ्लो करेगा, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। करंट हमेशा कहां से कहां मूव करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेगा। और ये एक्चुअल डायरेक्शन ही है, ये हमारी तरफ से डिस्कस की गई, डिसाइड की गई एक साइन कन्वेंशन है जो हमने खुद मानी है और हर न्यूमेरिकल में इसी साइन कन्वेंशन के द्वारा ही हम आंसर निकालेंगे। तो इन ऐसे करंट को हम क्या नाम देते हैं, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन है तो दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ये हमारे पास क्या है, कन्वेंशनल करंट है। तो हमेशा जब भी डायरेक्शन की बात होगी कि करंट की डायरेक्शन क्या है, तो हमने क्या बोलना है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमारी बातें पिछले चैप्टर के साथ बिल्कुल मेल जोल खा जाएंगी और आने वाले टाइम में भी, क्योंकि करंट की ही डिस्कशन होनी है, +2 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और है क्या, तो 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर में यही करंट, यही चार्ज, यही सब कुछ डिस्कस होना है। तो डेफिनेटली हमें इनके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि करंट हम क्या बोलेंगे, कहां से कहां मूव कर रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये सही डायरेक्शन मानी जाएगी और कोई नहीं। और ये हमारी क्या है, खुद की डिसाइड की गई एक साइन कन्वेंशन है। ठीक है, एक्चुअल में नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, लेकिन हमने हर जगह पे क्या लिखना है, पॉजिटिव से नेगेटिव ही लिखना है अपनी तरफ से, क्योंकि दिस इज आवर साइन कन्वेंशन। बाय डूइंग दिस वी कैन से दैट आवर प्रीवियस concepts are related to this. Previously we said charge move from higher to lower, and again we can say that this is a charge which is moving, which is called flow of charge, called current. So it is moving from higher to lower. So ये डायरेक्शन हमेशा आपने ध्यान रखनी है कि करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, हायर से लोअर की तरफ होगी। चलिए जी, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास ये डिस्कशन होगी है करंट की डायरेक्शन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट आता है दैट इज अबाउट टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट, देखिए मेनली 2 टाइप्स की जो सबसे काम की है मैं वही डिस्कस करूंगा आपके साथ। 2 तरह की हमारे पास, वैसे तो हमारे पास 4 तरह के करंट्स होते हैं। एक होता है एसी, एक होता है डीसी, शायद आपने सुने हो, 2 और है ट्रांजिएंट एंड वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं ये मेन जो एसी और डीसी हैं वो डिस्कस करता हूं, फिर आपको थोड़ा सा ट्रांजिएंट और वेरिएबल के बारे में भी समझाऊंगा।
तो सबसे पहली टाइप जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दैट इज दी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, इसे हम क्या नाम देते हैं? डीसी करंट बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करंट, या हम ये भी बोल सकते हैं डीसी। नाउ व्हाट इज डीसी? डीसी करंट क्या है? डीसी करंट एक ऐसा करंट है जिसकी वैल्यू, अगर ये किसी वायर में फ्लो कर रहा है तो इसकी वैल्यू, इस करंट की वैल्यू और इसकी डायरेक्शन कभी भी समय के अनुसार चेंज नहीं होती। तो क्या डेफिनेशन कोड हुई कि अ करंट whose magnitude and direction does not change with time, जिसकी ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो समय के अनुसार, तो ऐसे करंट को हम क्या नाम देते हैं? डीसी करंट का नाम देते हैं। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए डीसी करंट का, तो क्या ग्राफ आएगा इसका कि अगर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो डीसी करंट का ग्राफ हमेशा इस प्रकार का बनेगा। तो इसकी मैग्नीट्यूड अगर शुरू में 3 एम्पियर है तो इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 3 एम्पियर ही रहेगी, समय कभी रुकता नहीं है, समय चलता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का करंट होता है, इसे हम क्या नाम देते हैं? डीसी करंट देते हैं। ये कहाँ पे यूज होता है? डेफिनेटली ये करंट आपको किसी भी सेल, इन्वर्टर, बैटरी, इन सभी में जो करंट होता है वो डीसी करंट होता है। इन करंट्स में ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होती है ना डायरेक्शन चेंज होती है। चलिए, ये सबसे पहला था डीसी करंट। तो इसके दो टर्मिनल होते हैं हमेशा। जब भी डायरेक्ट करंट की बात होगी तो जैसे मैंने पहले बताए थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर मैं कोई बैटरी ड्रॉ करता हूं तो इसके हमेशा आपको दो टर्मिनल मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो डीसी करंट की खासियत है कि इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। नेक्स्ट वी हैव एसी करंट, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट करंट। ऑल्टरनेट करंट, तो ऑल्टरनेट करंट क्या है? इसका ऑपोजिट, कि अ करंट जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के अनुसार हमेशा चेंज होती रहे। क्या बोलेंगे? अ करंट whose magnitude and direction change periodically with time। वो करंट जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के अनुसार लगातार चेंज होती रहे, उस करंट को हम क्या नाम देते हैं? ऑल्टरनेट करंट का नाम देते हैं। ठीक है, इसे हम साइनोसोडियल करंट भी बोलते हैं। ये वो करंट है जो हमारे घरों में यूज होता है। ठीक है, और इस करंट की जो वोल्टेज होती है वो फिक्स है 220 वोल्ट, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, इसके अंदर जो चार्ज के मूव होने की फ्रिक्वेंसी है वो भी फिक्स है, दैट इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, सो हम ये पहचान रख सकते हैं कि जो करंट हमारे घरों में फ्लो हो रहा है लाइट चलाने के लिए, फैंस ऑन करने के लिए, जो फैंस चलाने के लिए करंट यूज होता है वो करंट कौन सा होता है? एसी करंट होता है। तो इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के अनुसार हमेशा चेंज होती है। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो इसका ग्राफ हमेशा कुछ इस प्रकार का बनेगा। दिस इज द ग्राफ फॉर ऑल्टरनेट करंट। ठीक है जी, सो इस करंट में दिस इज द ग्राफ बिटवीन करंट एंड टाइम, और ये क्या हो रहा है? पीरियडिकली समय के अनुसार चेंज हो रहा है। सो ये करंट हमारे लिए काफी खास है, जिसके बारे में हम मोस्टली डिस्कस भी करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है दो करंट और हैं जो बहुत रेयर है, दैट इज वन इज कॉल्ड वेरिएबल करंट। ठीक है, वेरिएबल करंट वो करंट है जिसकी मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होती रहे लेकिन डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब एक वायर में उस करंट की वैल्यू कभी 10 एम्पियर, कभी 6 एम्पियर, कभी 3 एम्पियर, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी? हमेशा उसकी कांस्टेंट रहेगी। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव ही वो करंट फ्लो करेगा। ऐसे करंट को हम वेरिएबल करंट का नाम देते हैं, जिसमें वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी लेकिन डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव।
तो ऐसे करंट को हम वेरिएबल करंट बोलते हैं। एक करंट होता है ट्रांजिएंट करंट, जो बहुत कम समय के लिए सर्किट में फ्लो करता है और फ्लो होके बंद कर जाता है। अ करंट विच फ्लो फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इन अ सर्किट, वो करंट जो बहुत कम समय के लिए किसी सर्किट में फ्लो करे, ऐसे करंट को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांजिएंट करंट का नाम देते हैं। तो ये ऐसे करंट्स हैं जो बहुत कभी हम यूज करेंगे नहीं +2 में, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। सो मेन करंट तो दो ही होते हैं जो हम रियल लाइफ में और एक्चुअल में प्रैक्टिकल वे में हमारी +2 की फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं। दैट इज वन इज कॉल्ड AC, अनदर इज कॉल्ड DC। तो AC करंट जो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहे, DC जो चेंज ना हो, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगी वो DC होगा, जिसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज होती रहेगी वो क्या होगा? अल्टरनेट करंट, दैट इज कॉल्ड AC। अब ये बात डिस्कस हुई है दैट इज अबाउट टाइम। अब हमारे माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब हमने आज के लेक्चर में क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने ये सीख लिया कि करंट होता क्या है, किसी वायर से फ्लो होने वाला चार्ज। दैट मीन्स अगर मान लीजिए मेरे पास ये वायर है, दैट इज कॉल्ड कॉपर वायर। तो इस कॉपर वायर में क्या हो रहा है? अगर मैं बोलूं कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स एंटर किए तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आगे लगातार मूव कर रहे हैं। लेकिन खास बात जो मैं बताना चाहता हूं, जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं, कि 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर एंटर हो रहे हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिट भी हो रहे हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स, दिमाग लगा चलिए कि 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर एंटर हो रहे हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिट भी हो रहे हैं। अब क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा है कि 7 एंटर हुए, 7 एग्जिट हुए, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकते हैं? हालांकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सीख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अ फील्ड अराउंड ए चार्ज, ठीक है। तो चार्ज की इर्द गिर्द हमारे पास हमेशा क्या आ जाता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। अब इस केस में हमारे पास तो खासी चार्ज है, 7 इलेक्ट्रॉन्स मतलब अच्छा खासा चार्ज है, ठीक है। तो क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं, खास ध्यान दीजिए, वायर में कभी भी चार्ज रुकेगा नहीं। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो चार्ज नहीं रुकना, चार्ज लगातार कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स रुक नहीं रहे, 1 मिनट भी मूव करते जा रहे हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो जवाब है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी पैदा हो सकता है अगर चार्ज जो है रेस्ट पोजीशन में हो। इफ चार्ज इज एट रेस्ट पोजीशन देन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। अगर चार्ज रेस्ट पोजीशन में है तो क्या पैदा होगा? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। मूविंग चार्ज, जब भी चार्ज मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस, बड़ी खास लाइन लिखने वाली है ये, डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज मूव करता हुआ कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि करंट जो है वो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं करेगा। तो फिर करंट क्या पैदा करेगा? करंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पैदा करेगा, लेकिन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। जी हाँ, आप नेक्स्ट चैप्टर में ये सीखोगे कि कैसे एक करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकता है। हम ये पूरी ड्राइव करके, डेरिवेशंस प्रूव करके, ये आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे एक करंट के मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकता है। तो ये लाइन सबसे मेन होगी हमारी कि मूविंग करंट, नोट कर लीजिए ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि करंट मूव करने वाला तो एक ही बात है। सो करंट ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड but no electric field, current never produces electric field, but yes it always produces a magnetic field। करंट कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पैदा करेगा, कारण वहां पे चार्ज कभी नहीं रुकता। तो इस कारण ये कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज का रेस्ट पोजीशन में आना बहुत जरूरी है।
पर हाँ करंट के मूव करने से हमेशा क्या पैदा हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। जैसे ही एक वायर में से करंट पास होगा वहां से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये स्टडी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आपके लिए जानना जरूरी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप पिछले चैप्टर में करके आए हो, तो क्या अभी हम ये बोल सकते हैं कि करंट के प्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया? तो जवाब है नहीं। करंट जब भी मूव करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं करेगा, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ही पैदा करेगा। क्लियर है बच्चों? सो लीजिए, ये हमारे पास आज हो गया एक इंट्रोडक्शन चार्ज के रिलेटेड, करंट के रिलेटेड, कि करंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका फ्लो क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे करंट की कुछ और इंटरेस्टिंग बातें सीखने के लिए, करंट के कंसेप्ट सीखने के लिए।